हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल AZ सीटेड पॉइंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो कि आपके टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीटेट हो, यूपी टेट हो, बी टेट हो, किसी भी स्टेट टेट की एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं तो सभी टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए ये जितने भी प्रश्न आज हम लोग डिस्कस करेंगे सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना काफी आवश्यक हो जाते हैं। अब टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे कहाँ? तो ये देखिए, जो देख रहे हैं आप education-adda.com, ये हमारा वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जैसे ही आप जाते हैं यहाँ आपको एक मीनू बटन दिखते हैं। मीनू यहाँ 3 लाइन दिखेंगे और मीनू साइड में लिखे हुए रहेंगे, तो उसको जब आप क्लिक करते हैं तो आपको एक ऑप्शन दिखता है टेस्ट योर सेल्फ। टेस्ट योर सेल्फ में जब जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, बट आपको जाना कहाँ है? आप चूंकि टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सीटेट टेस्ट में जाना है। सीटेट टेस्ट वाला ऑप्शन में आपको सभी टीचिंग एग्जामिनेशन के जो टेस्ट सीरीज हैं वहां मिल जाते हैं। आप वहां जाके टेस्ट दे सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसके लिए पे कितना करना होगा। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको 1 रुपये भी नहीं पे करने, राइट? तो आप लोग इसका लाभ उठाइए। इस वेबसाइट का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, वहां से उस लिंक को क्लिक करके और वहां जाके आप लाभ उठाइए। आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है? चालक नहीं है पूछा जा रहा है, राइट? लवण जल, आश्वित जल, सिरका, नींबू का रस, ये 4 ऑप्शन दे दिए गए। अब हम लोग बात करें कि लवण जल ये जो है विद्युत का चालक है, वहीं सिरका भी आपके विद्युत के चालक हो जाएंगे, तो आंसर आपके नहीं बनेंगे क्योंकि आपसे पूछे जा रहे कौन सा विद्युत का चालक नहीं है। नींबू का रस जो है इसमें भी विद्युत का चालक होता है, ठीक है, ये भी विद्युत का चालक है। बट आश्वित जल की बात हम लोग करें तो आश्वित जल जो है विद्युत अपघट्य नहीं है, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि जब ये जल में विलय होंगे तो आयनों में ये नहीं टूट पाएंगे और विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाएगा। क्योंकि आयन में नहीं टूट पाएंगे तो विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। जबकि लवण जल, सिरका और नींबू का रस जो है इसमें विद्युत अपघट्य है और ये जल में आयनों में टूटने लगेंगे और जैसे ही टूटेंगे तो आयनों की गति जो है इसका बढ़ने लगेगा और इस गति के कारण इनसे विद्युत का प्रवाह होगा। राइट आंसर हमारे क्या बन जाएंगे? ऑप्शन नंबर 2 हमारे राइट आंसर बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 आपसे सवाल पूछे गए हैं। सवाल दिए गए हैं कि माध्यम ए माध्यम बी से प्रकाशीय रूप से ऑप्टिकली अधिक सघन है। सघन पूछा जा रहा है, सघन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब माध्यम ए और बी दोनों में प्रकाश की गति समान है, तुलना नहीं की जा सकती है। तीसरे ऑप्शन है माध्यम बी की अपेक्षा माध्यम ए में प्रकाश की गति अधिक है और माध्यम ए की अपेक्षा माध्यम बी में प्रकाश की गति अधिक है, ठीक। अब हम लोग जब बात करें कि जब प्रकाश कई पदार्थों से होकर गुजरता है तो ये पदार्थों में अणुओं को क्या करता है? अणु के जो प्रकीर्णन है उसको मंद कर देता है और वह मात्रा जिस द्वारा प्रकाश दिए गए पदार्थ में, जो विभिन्न पदार्थ की चर्चा हम लोग किए, तो उस जो भी पदार्थ है दिए गए पदार्थ में जब मंद होता है तो इसे क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है? V = C/μ होता है। ये मैं आपको बस जानकारी के लिए बता रही हूँ। तो ये जो कथन है इसमें हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश प्रकाशीय विरक्षीय माध्यम की अपेक्षा प्रकाशीय सघन माध्यम में कम चाल से प्रवेश करता है, ठीक। तो राइट आंसर हमारे क्या बन जाते हैं? माध्यम ए की अपेक्षा माध्यम बी में प्रकाश की गति अधिक है, ठीक। तो राइट आंसर हमारे क्या हुए? ऑप्शन नंबर 4 हमारे राइट आंसर होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करें।
क्वेश्चन नंबर 63। यहाँ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हम वायुमंडल के भार से पिचकते नहीं हैं। वायुमंडल का जो भार है उससे हम लोग पिचक क्यों नहीं जाते हैं, यही पूछा जा रहा है। क्योंकि हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा कम है। हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है और यह बाहर के दाब को निरस्त कर देता है। तीसरे ऑप्शन है, हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक है और चौथे ऑप्शन है, हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक है और यह बाहर के दाब को निरस्त कर देता है। हम लोग बात करें कि यह सत्य है कि हमारे ऊपर जो वायु है, वायु का जो स्तंभ है उसका भार बहुत ही ज्यादा है। इसको हम लोग नकार नहीं सकते हैं। ये कथन जो है बिल्कुल सत्य है और इस भार को हम बाह्य दाब कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं बाह्य दाब, राइट। क्यों कहते हैं बाह्य दाब? क्योंकि यह हमें नीचे की ओर खींच रहा है, जबकि हम वायुमंडल के भार से पिचकते नहीं हैं। इसलिए नहीं पिचकेंगे क्योंकि यह बाह्य दाब जो है हमारे आंतरिक दाब द्वारा संतुलित होते हैं, जो कि बहुत से तरलों और अन्य पदार्थ के संगठन जिससे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, यह आंतरिक दाब अस्तित्व में होते हैं। क्योंकि हमारे शरीर का निर्माण विभिन्न असंपीड़ित ठोस एवं द्रवों से हुआ है। ओके, तो राइट आंसर हमारे जो बनते हैं, हमारे शरीर का भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है और यह बाहर के दाब को निरस्त कर देता है, राइट। तो हमारे राइट आंसर क्या बन जाते हैं? राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 2 बनते हैं। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 आपसे पूछे जा रहे हैं कि पानी के बर्तन में लोहे का एक खंड जिसको ब्लॉक कहते हैं डाला जाता है और वह तल में डूब जाता है। इसका क्या कारण हो सकता है? पहले ऑप्शन है ब्लॉक का भार ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल के भार की तुलना में कम है। दूसरा ऑप्शन है जल का घनत्व ब्लॉक के घनत्व की तुलना में अधिक है। तीसरा ऑप्शन है बर्तन इतना गहरा नहीं है कि ब्लॉक तैर सके और चौथे ऑप्शन है ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल का भार ब्लॉक के भार की तुलना में कम है। अब ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछे जा रहे हैं कि पानी के बर्तन में लोहे का जो एक खंड है, ब्लॉक है, डाला जाता है, वह तल में डूब जाता है। इसका कारण आपसे पूछे जा रहे हैं। तो उत्प्लावन का नियम सभी लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे साइंस की एनसीईआरटी बुक को, तो आप लोग उत्प्लावन विधि पढ़े होंगे, उत्प्लावन के नियम क्या होते हैं पढ़े होंगे। तो उत्प्लावन के नियम के अनुसार क्या होता है, कोई पिंड किसी द्रव के सतह पर तैरता है यदि द्रव का भार विस्थापित पिंड के भार के बराबर होता है। वहीं दूसरी तरफ की बात करें, वस्तु डूब जाती है यदि द्रव का भार विस्थापित किए गए पिंड के स्वयं के भार से कम होता है, ठीक। तो हमारे राइट आंसर क्या बन जाते हैं? ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल का भार ब्लॉक के भार की तुलना में कम है। राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 4 बन जाते हैं। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 जो पूछे जा रहे हैं, ये सवाल आपको दिए गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है पूछे जा रहे हैं। कौन सा कथन गलत है? पहले ऑप्शन है सामान्यतः पुरुष की आवाज महिला की तुलना में तीक्ष्ण होती है। दूसरे ऑप्शन है चिड़िया उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती है जबकि शेर निम्न तारत्व पर दहाड़ता है। तीसरे ऑप्शन है एक ढोल निम्न आवृत्ति पर कंपित होता है इसलिए वह निम्न तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। और चौथे ऑप्शन है एक सीटी की उच्च आवृत्ति है इसलिए वह उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती है, ठीक। देखिए, ध्वनि की जो तीक्ष्णता होती है उसकी आवृत्ति और तारत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करती है? तो उसकी आवृत्ति और उसके तारत्व पर निर्भर करती है।
जितना अधिक तारत्व ध्वनि की तीक्ष्णता उतनी अधिक होगी। जितना अधिक होगा तारत्व ध्वनि की तीक्ष्णता उतनी ही अधिक होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के स्वर यंत्र में उत्पन्न ध्वनि जो होता है सामान्यतः उच्च होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि महिलाओं की ध्वनि पुरुषों की अपेक्षा अधिक तीक्ष्ण होती है। ठीक, तो हमारे राइट आंसर क्या बन जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 हमारे राइट आंसर बन जाते हैं। सामान्यतः पुरुष की आवाज महिला की तुलना में तीक्ष्ण होती है, ये कथन जो है गलत है और राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 1 बने। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 हमसे पूछे जा रहे हैं कि हमारे सौर परिवार में 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। यह ग्रह हैं, कौन सा ग्रह है? बुध और शुक्र, यूरेनस और नेपच्यून, बुध और यूरेनस, शुक्र और यूरेनस। ये 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। तो शुक्र और यूरेनस जो है ऐसा ग्रह है कि शुक्र तथा यूरेनस जिस दिशा में घूर्णन करते हैं उसे क्या कहते हैं? पश्चिमगामी गति कहते हैं। शुक्र और यूरेनस जिस दिशा में घूर्णन करते हैं उसको हम लोग पश्चिमगामी गति कहते हैं। पश्चिमगामी गति होता क्या है, अब हमें ये जानना होगा। तो पश्चिमगामी गति जो होता है पूर्व से पश्चिम की ओर होती है, इसी को हम लोग पश्चिमगामी गति कहते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर। पृथ्वी सहित अन्य सभी ग्रह की गति जो होती है पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, बट अगर हम लोग शुक्र और यूरेनस की बात करें तो इसका जो गति होता है पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। राइट आंसर हमारे शुक्र और यूरेनस ऑप्शन नंबर 4 बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक ना। 67 आपसे पूछे गए हैं कि मनुष्यों में सर्वाधिक उत्सर्जन उत्पाद है। सबसे ज्यादा जो उत्सर्जन उत्पाद होता है मनुष्य में कौन सा है? यूरिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, यूरिया, अमोनिया। ये 4 ऑप्शन हमें दे दिए गए हैं। तो मैं बात करूं यूरिक अम्ल की, अगर हम लोग यूरिक अम्ल की बात करते हैं जिसको कि आप बोल सकते हैं यूरिकोटेलिज्म भी इसको बोलते हैं। इसका जो उत्सर्जन होता है सामान्यतया चिड़िया, थल जो सरीसृप होते हैं जैसे कि छिपकली हो गए, आपके सांप हो गए, कीड़े मकोड़े, तिलचट्टा, जो भी थल पर रहने वाले ये जो घोंघा सब आप बोलते हैं स्नेल्स, इसमें होता है। हम बात करें अमोनिया की तो इसको हम लोग बोलते हैं अमोनोटेलिज्म। अमोनोटेलिज्म जो है अमोनिया का उत्सर्जन कहाँ होता है? सामान्यतः एक्वेटिक एनिमल में होते हैं, यानी जो जलीय प्राणी होते हैं उसमें होते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ में अब कौन आएंगे? अमीबा आ जाएंगे, आपके पैरामीशियम आ जाएंगे, स्टारफिश आएंगे, जलीय उभयचर जिसको कि सैलामेंडर बोलते हैं, या फिर बोनीफिशेज आ जाएंगे, इसमें होता है। यह बहुत ज्यादा जहरीला होता है, जिसमें भी ये होंगे, ठीक, वो बहुत जहरीला होता है क्योंकि इसका पीएच बहुत कम होता है। ठीक, अमोनिया का बात हो गया। अब हम लोग बात करेंगे यूरिया की, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? यूरियोटेलिज्म बोलते हैं। इसका उत्सर्जन जो होता है मूलतः कहाँ होता है? स्तनधारियों में होता है। मनुष्य, ऊंट, बंदर, शार्क, जितने भी फिश होते हैं, मत्स्य, वयस्क उभयचर जो होते हैं, जलीय सरीसृप जैसे कि कछुआ में होता है। तो राइट आंसर की बात करें हम लोग तो यूरिया हमारा राइट आंसर बनते हैं। मनुष्य में सबसे ज्यादा जो उत्सर्जन उत्पाद है यूरिया होता है। ठीक, अगले प्रश्न को डिस्कस करेंगे, प्रश्न नंबर 68। ये सवाल जो आपसे पूछे जा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं क्षण चुंबक की चुंबकीय विशेषताओं को नष्ट करती है। ठीक, 2 टुकड़ों में काटना, तापन, पीटना, सील करना, ये 4 ऑप्शन हमें दिए गए। अब हम बात करें कि प्रबलता में गर्म एवं पीटने पर अणुओं की जो गति होती है, गतिज ऊर्जा जो होती है बढ़ जाती है,
और आणविक समरेखन बंधित हो जाता है। इस प्रकार अणु जो है उसमें व्यग्रता के कारण फिर से एक बार बंद श्रृंखला व्यवस्था में चले जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि चुंबक विचुंबकीय हो जाते हैं। ठीक, क्या होंगे हमारे राइट आंसर? हमारे राइट आंसर जो बनते हैं तापन और पीटना। तापन और पीटना कहाँ मिल रहे हैं? हमारे राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 बन जाते हैं 2 और 3। ठीक, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 आपसे पूछे गए हैं कि 8वीं कक्षा का कोई छात्र जो है यह कहता है कि भारी वस्तुएं जल में डूब जाती है और हल्की वस्तुएं जो होती है जल में तैरती है। कक्षा 8 के विज्ञान शिक्षक के लिए इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए सर्वोत्तम परामर्श क्या होगा? सबसे अच्छा परामर्श क्या होगा? पहले ऑप्शन आपको दिए गए हैं, प्रतिकारी उदाहरण दीजिए और विभिन्न आकृतियों, आकारों और भारों की वस्तुओं की व्यवस्था करके बच्चे को खोजने का अवसर प्रदान कीजिए। दूसरे ऑप्शन है, उसे यह स्पष्ट कीजिए कि हल्का अथवा भारी अपेक्षित पद है। और तीसरे ऑप्शन है, इस कथन को स्वीकार कर लिया जाए क्योंकि यह बच्चे की संकल्पना को इंगित करता है जिसका आदर किया जाना चाहिए। चौथे ऑप्शन है, बच्चे को स्पष्ट कीजिए कि यह वस्तु का भार नहीं है वरन उस वस्तु का घनत्व है जो यह निर्धारित करता है कि कोई वस्तु डूबेगी अथवा तैरेगी। ठीक, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए होता क्या है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबाई जाती है तो उस पर 2 बल कार्य करते हैं। अब 2 बल कौन कौन सा बल कार्य करता है? तो एक तो है, सबसे पहला जो बल कार्य करता है वस्तु का भार होता है, और दूसरा जो होता है द्रव का उत्प्रेक्षण या उत्प्लावन बल जिसको कहते हैं। ये दोनों काम करते हैं, राइट। तो छात्रों को बेहतर समझाने के तथा उससे संबंधित जो प्रतिकारी उदाहरण होते हैं और विभिन्न आकार भार की वस्तुओं का संज्ञान कराना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो हमारे राइट आंसर क्या बनते हैं? ऑप्शन नंबर 1 ही हमारे राइट आंसर है कि प्रतिकारी उदाहरण दे दीजिए और विभिन्न आकृतियों, आकारों और भारों की वस्तुओं की व्यवस्था करके बच्चे को खोजने का अवसर प्रदान कीजिए। मैं बार बार कहती हूँ, जब भी वीडियो बनाती हूँ और इस तरीके के प्रश्न हमें दिख जाते हैं तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जिस भी ऑप्शन में बच्चे को अवसर देने की बात की जा रही हो तो उस ऑप्शन का 80 से 90% जो होते हैं आंसर होने के चांसेस बन जाते हैं, 80% टू 90%। ठीक, चलिए तो आप लोग बात समझ चुके होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। ठीक, क्वेश्चन नंबर 70 जो आपसे पूछे गए हैं कि नीचे दी गई कौन सी परिस्थिति विद्यार्थियों को ज्ञान की खोज के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करती है? पहले ऑप्शन की बात करें, विद्यार्थियों को अंकुरण से संबद्ध तथ्यों की प्रयोग के द्वारा खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए यहाँ फिर आ चुका है प्रोत्साहित करना, बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, इस पर आपको गौर करने की बात है, ध्यान देने की बात है। ऑप्शन नंबर 2 की बात करें, विद्यार्थियों को टीम शिक्षण द्वारा भोजन के अवयव विषय पर शिक्षा देना। तीसरे ऑप्शन में दिए गए हैं, विद्यार्थियों को पहले बीजों के अंकुरण का निदर्शन दिखाकर फिर विस्तार से व्याख्या की गई है। और चौथे ऑप्शन की बात करें तो विद्यार्थी का बीजों के अंकुरण विषय पर योजनाबद्ध निर्देशन के परिष्कृत और विस्तृत सत्र में भाग लेना। ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए, राइट। अब हम लोग बात करें कि ज्ञान की खोज जो है विद्यार्थियों को अंकुरण से संबद्ध तथ्यों की प्रयोग के द्वारा खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। पहले ही मैं बता चुकी थी कि प्रोत्साहन देना, बच्चों को जहां प्रोत्साहित किया जाता है, बच्चों को जहां अवसर दिया जाता है, तो उस ऑप्शन पे आपको गौर करना है, उस अवसर पे ज्यादा ध्यान देना है। यहाँ आपके फिर से 80 से 90% आंसर बनने के चांसेस बन जाते हैं जहां प्रोत्साहन की बात आ जाए, राइट। हमारे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बन जाते हैं। मैं 100% नहीं बोलती हूँ, बार बार मैं बताती हूँ कि 80 से 90%
जरूर चांस बनते हैं, चाहे बच्चे को अवसर दे दिया जाए या प्रोत्साहित किया जाए। ठीक, ये जो है सकारात्मक ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 71, एक शिक्षक कक्षा में एक जली मोमबत्ती को मेज पर रखता है, उसके बाद एक जार से उसे ढक देता है। कुछ देर बाद मोमबत्ती बुझ जाती है। मोमबत्ती के जलने के लिए हवा आवश्यक है, मोमबत्ती को जलते रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अब ये देखिए दिए गए उपरोक्त 3 कथन में से क्या पूछे जा रहे हैं, सवाल देखेंगे हम लोग। सभी कथन अवलोकन है, सभी कथन अनुमान है, केवल कथन 1 अवलोकन है, और चौथे ऑप्शन है केवल कथन 1 और 2 दोनों ही अवलोकन है। ठीक, हम लोग बात करें कि जब एक जली मोमबत्ती को एक जार से ढक दिया जाता है तो क्या होता है, तब होता है कि कुछ समय के बाद जलती हुई मोमबत्ती जो होती है बुझ जाती है। यह घटना जो है अवलोकनीय है, जबकि जलती हुई मोमबत्ती को हवा और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो अवलोकनीय नहीं है। तो राइट आंसर हमारे क्या बनते हैं, केवल पहला कथन जो है ये अवलोकन हुआ। ठीक, ये जो है दूसरा और तीसरा ऑप्शन जो है अवलोकन करने लायक नहीं है। तो हमारे राइट आंसर बनते हैं ऑप्शन नंबर 3 कि केवल कथन पहला ही अवलोकन है। ठीक, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 दिए गए हैं कि नीचे दिए गए प्रश्नों में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है। मुक्त अंत वाला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सिर्फ साइंस की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ये चाहे आप कभी आपको देखने को मिल जाएंगे पेडागोजी में, कभी हिंदी पेडागोजी में भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, कभी सीडीपी में देखने के लिए मिल जाएंगे, कभी मैथ्स में भी मिल सकते हैं, साइंस में तो आप देख ही रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न जो होते हैं काफी इंपॉर्टेंट है, मैं अभी ही बता दे रही हूँ, इस पे आप ध्यान देंगे। अब पहले ऑप्शन है किसी पीपे बैरल को समतल पृष्ठ पर सरकाने की तुलना में उसे लुढ़काना आसान क्यों होता है। दूसरा ऑप्शन है ढालू वक्र सड़कों पर फिसलने से किस प्रकार रोकते हैं। तीसरा ऑप्शन है केले के छिलके पर हम क्यों फिसल जाते हैं। और चौथे ऑप्शन है यदि घर्षण बल ना हो तो क्या होगा। ठीक, अब हम बात करें इसमें मुक्त अंत वाला प्रश्न कौन सा है, तो सीधी सी बात है कि मुक्त अंत वाले प्रश्न जो हैं यदि घर्षण बल ना हो तो क्या होगा। यह जो है मुक्त अंत वाला प्रश्न है, क्यों है, क्योंकि इस प्रश्न के मूल कारण के तदुपरांत भी अनेक कारण होंगे। ठीक, इसका कोई एक कारण नहीं है, इसके और भी कारण हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसका जो इस प्रश्न के मूल कारण के तदुपरांत भी अनेक कारण होंगे, इसलिए यह मुक्त अंत वाला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 73, सवाल पूछे गए हैं कि विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सिद्धांत केवल जीव विज्ञानों में मिलते हैं और नियम केवल भौतिक विज्ञानों में मिलते हैं। तो क्या ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। सिद्धांत और नियम एक ही हैं और एक ही प्रकार करते हैं, सिवाय इसके कि नियम सिद्धांतों का ही संक्षिप्त रूप होते हैं। ये भी नहीं है, सिद्धांत और नियम एक ही नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, सिद्धांत अलग चीज है, नियम अलग वर्ड है, दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। ठीक है, तो ये भी हमारे आंसर नहीं बनेंगे। तीसरा ऑप्शन है नियम दृष्टिगोचर तथ्यों में संबंधों के साधारणीकृत वर्णन है और सिद्धांत दृष्टिगोचर तथ्यों के स्पष्टीकरण है। बिल्कुल राइट, यही हमारे राइट आंसर हैं। नियम और सिद्धांत की बात करें तो नियम जो है दृष्टिगोचर तथ्यों में संबंधों के साधारणीकृत वर्णन है और सिद्धांत जो है दृष्टिगोचर तथ्यों के स्पष्टीकरण है। चौथे ऑप्शन वैध ठहराए जाने पर सिद्धांत ही नियम बन जाते हैं। ओके, ये भी आपके आंसर नहीं होंगे कि वैध ठहराए जाएंगे तो सिद्धांत ही नियम बन जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 74।
सवाल दिए गए हैं, कोई विज्ञान शिक्षिका अपने छात्रों का विभिन्न प्रक्रमण कौशलों में मूल्यांकन करना चाहती है। छात्रों के विभिन्न प्रक्रमण कौशलों का मूल्यांकन करने के लिए नीचे दिया गया कौन सा साधन सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा? प्रेक्षण सूची, कागज पेंसिल परीक्षण, साक्षात्कार और चौथे ऑप्शन है प्रश्नावली। ठीक, तो हम लोग बात करें कि मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है, इसका एक ऐसा सोपान है जिसमें शिक्षक यह सुनिश्चित करता है कि उसके द्वारा जितना भी की गई शिक्षण व्यवस्था है और शिक्षण को आगे बढ़ाने की क्रिया कितनी सफल रही है। छात्रों के बहुत से जो प्रक्रमण कौशलों का मूल्यांकन करने के लिए प्रेक्षण सूची सबसे उपयुक्त होगा, शिक्षार्थी की भावी सफलता के बारे में पूर्वानुमान लगाने में सहायता देगा। ठीक, तो राइट आंसर हमारे प्रेक्षण सूची बन जाते हैं। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 75। देखिए 75 क्वेश्चन जो सवाल पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से विज्ञान शिक्षण का कौन सा लक्ष्य उच्च प्राथमिक स्तर पर नहीं होना चाहिए? ठीक, मूल्यों को आत्मसात करना, विज्ञान के तथ्यों को सीखने वालों को प्रस्तुत करना, तीसरा ऑप्शन है विज्ञान शिक्षा को सीखने वाले के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित करना, और चौथे ऑप्शन है जिज्ञासा का पोषण एवं वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना। तो उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान के मूल्यों को आत्मसात करना जो है संभव ही नहीं है, राइट। तो हमारे राइट आंसर जो होंगे प्राथमिक स्तर पर क्या नहीं, कौन सा लक्ष्य उच्च प्राथमिक स्तर पर नहीं होना चाहिए? तो मूल्यों को आत्मसात करना। और इसी के साथ आज का ये लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाते हैं। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, वैसे स्टार्टिंग में मैं बता चुकी हूँ, जिन्होंने नहीं देख पाए होंगे स्टार्टिंग में तो फिर से मैं आपको बता दूं, education-adda.com ये हमारा वेबसाइट है। यहाँ जब आप मीनू में जाते हैं, मीनू को जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक ऑप्शन टेस्ट योर सेल्फ का दिख जाता है। टेस्ट योर सेल्फ, ठीक, नहीं आ पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप लोग समझ जाइए, मैं बोल के तो बता ही रही हूँ। जैसे ही टेस्ट योर सेल्फ को आप क्लिक करते हैं, यहाँ सी-टेट टेस्ट आ जाते हैं। सी-टेट टेस्ट में आप किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां आपको टेस्ट सीरीज मिल जाते हैं। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको 1 रुपए भी पे करने नहीं होते हैं। और इस वेबसाइट का लिंक आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक को क्लिक करके आप अपने आप को आंक सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं, आपकी प्रिपरेशन कितने % हो चुके हैं, कितने % बाकी है। तो अब तक आपने हमारे इस वीडियो को देखा, आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो अभी जस्ट हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो, अब तक आपने हमारे चैनल AZ सीटेड पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित होते रहें। ओके, थैंक यू।